नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे संक्षेपण, अर्थ, परिभाषा, स्तर और नियम। तो आज हम संक्षेपण को विस्तार रूप से करेंगे। सबसे पहले अर्थ के बारे में जानेंगे, फिर परिभाषा क्या है उसकी, किस स्तर पर हमें संक्षेपण करना चाहिए और उसको करने के नियम क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हमें जानना है संक्षेपण का अर्थ। संक्षेपण का मुख्य अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात छोटा करना। कोई भी हमारे पास मूल जो तथ्य रहते हैं उनको कम से कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। फिर संक्षेपण की परिभाषा। बहुत से विद्वान हैं जो संक्षेपण की अलग अलग परिभाषा देते हैं, जैसे प्रोफेसर कामता कमलेश हैं, गोपीनाथ श्रीवास्तव हैं। इसके साथ साथ मैंने जो यहाँ परिभाषा ली है वो है डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल की और JBC बर्नार्ड की। डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल जी कहते हैं कि संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना होती है, उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी संक्षेपण अपने आप में पूर्ण है, स्वतः यानी अपने आप में वो पूर्ण है, और उसमें जो मूल अवतरण है अर्थात जो हमारे पास मूल अवतरण है उसकी सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? संक्षेपण में। मूल अवतरण का सार हम कह सकते हैं, यानी संक्षिप्त रूप वो क्या है? संक्षेपण है। ऐसे ही JBC बर्नार्ड जी भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। यानी लिखी गई सामग्री और उस सामग्री में क्या है, जो आधारभूत तथ्य हैं उनको सुनियोजित ढंग से संक्षिप्त करना ही अपने आप में संक्षेपण है। तो ये परिभाषाएं हैं जो आपको करनी है। आइए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं संक्षेपण प्रक्रिया के प्रमुख स्तर। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले कुछ स्तर निर्धारित किए जाते हैं ताकि वो कार्य पूर्ण रूप से हो पाए और ध्यानपूर्वक हम अगर उसे करें तो उसमें किसी प्रकार की रुकावट और त्रुटियाँ ना रहे। तो सबसे पहले है ध्यानपूर्वक अध्ययन। जिसका भी हम मूल तथ्य का संक्षेपण करने जा रहे हैं उसका हमें बार बार उस अवतरण का अध्ययन करना चाहिए। जब उस और वो भी कैसे? ध्यानपूर्वक, पूर्ण ध्यान लगाकर हमें उसका अध्ययन करना चाहिए ताकि हम उसके मूल भाव को समझ सकें। उसका संक्षेपण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट हो पाए। उसके बाद आता है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। जब भी हम किसी अवतरण को संक्षिप्त करेंगे तो सबसे जब हम उसका बार बार अध्ययन करेंगे तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम रेखांकित, अंडरलाइन जिसे कहते हैं, वो करते चले जाएंगे ताकि जब हम उनको बाद में जब किसी उस पर लिखें तो हमारे पास वो मुख्य जो मुद्दे हैं या जो संक्षेपण में मुख्य सामग्री है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हमें किन किन चीज़ों को शामिल करना है। उसके बाद आते हैं प्रयास। और संक्षेपण की प्रक्रिया में ये विशेष भूमिका निभाता है। बार बार हमें प्रयास करना चाहिए किसका? अध्ययन करने का और उसको लिखने का। पहले जब हम पहला प्रयास करते हैं तो हम उसमें से मुख्य विषय निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम बार बार उनको पढ़ते हैं या उसको लिखने का प्रयास करते हैं तो अंत में केवल वही बिंदु बच जाते हैं जो हमारे संक्षेपण के लिए आवश्यक हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रयास उसके लिए आवश्यक है। फिर है आकार निर्धारण। देखिए, किसी भी कार्य को करते समय पहले उसके बारे में एक निश्चित नियम बना लिया जाता है या आकार निर्धारित कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि कितने शब्दों में संक्षेपण करना है। वैसे संक्षेपण का जो आकार निर्धारण का तरीका है वो 3:1 रहता है, परंतु इसके कोई विशेष नियम नहीं है कि संक्षेपण कितने शब्दों में करना है। फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दें लगभग 150 शब्दों में या 200 शब्दों में, तो वहाँ पर क्या है? शब्दों का निर्धारण है। तो इसका मतलब हमें उसका पालन करना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने संक्षेपण का आकार निर्धारित करना चाहिए। वैसे शब्दों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है या प्रमुख जो हमारा स्तर है वो है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी दोबारा से देखना, पुनरावलोकन यानी दोबारा देखना। हमने जो भी लिखा है वो हमें दोबारा से देखना चाहिए। कारण क्या है? कि इससे हमें पता चले कि हमारा जो मूल उद्देश्य था संक्षेपण का, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं हम केंद्रीय भाव से तो विमुख नहीं हो गए हैं संक्षेपण करते हुए। इसके साथ साथ हमें इसको संक्षिप्त करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें बहुत अधिक लोकोक्ति, मुहावरे या कठिन शब्दों का इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
कारण क्या रहता है कि इन शब्दों के अर्थ समझने में दिक्कत आती है या उनके स्पष्टीकरण के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ऐसे शब्दों का इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम उसका पुनरावलोकन करेंगे, लिखने के पश्चात या संक्षेप करने के पश्चात हमें उसे दोबारा से देखना चाहिए कि कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। इसके बाद है संक्षेपण के प्रकार। देखिए, संक्षेपण मुख्य रूप से 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहला है स्वतंत्र संक्षेपण। जो स्वतंत्र संक्षेपण है, ये एक संक्षेपण का सामान्य प्रकार है। इसमें किसी लेख या लेखांश का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है। स्कूल में, कॉलेज में या हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इसमें इस प्रकार का संक्षेपण उनमें संकलित रहता है या उसमें ये किया जा सकता है। तो ये इसका उपयोग कार्यालय और विद्यालयों में अधिक किया जाता है। तो ये है स्वतंत्र संक्षेपण। उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है प्रवहमान संक्षेपण, यानी संक्षेपण का दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रवहमान संक्षेपण। ये कार्यालय के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि कार्यालय में कई बार किसी एक विशेष विषय को लेकर पत्राचार होता है और उस पत्राचारों में कई प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं। तो उन पूर्वगामी पत्रों को आधार में लेकर या पूर्वगामी जो निर्णय हुए हैं उनको ध्यान में रखकर प्रवहमान संक्षेपण किया जाता है। ये संक्षेपण फाइल के साथ अलग से डाला जाता है। पत्रों, निर्णयों, आदेशों आदि का इसमें क्रम रहता है और उसी क्रम को ध्यान में रखकर प्रवहमान संक्षेपण किया जाता है। मोटी सी बात यह है कि जो पुराने समय से कार्य चला आ रहा है, उस पहले वाले जो कार्य को संक्षिप्त रूप में वर्तमान समय में जो हमें फाइल तैयार करनी है या जो पत्र तैयार करना है, उसमें पहले वाले कार्य का संक्षिप्त रूप डाला जाता है, उसके साथ लगाया जाता है। वो क्या है? प्रवहमान संक्षेपण। ऐसे संक्षेपण से क्या होता है कि ये कार्यालयों में किया जाता है मुख्य तौर पर। इससे समय की और शक्ति की दोनों की बचत होती है। उसके बाद हमारे पास है तालिका संक्षेपण। देखिए, जो तालिका संक्षेपण है ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? जो बहुत दिनों से चले आ रहे लंबे पत्राचार को इसमें रखा जाता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है संक्षेपण की। तो इसमें क्या रहता है कि एक तालिका बना ली जाती है, उस तालिका को ध्यान में रखकर ये संक्षेपण किया जाता है। जैसे पहले आ जाएगा क्रम संख्या आ जाएगा, फिर पत्र संख्या क्या है वो आ जाएगा, फिर दिनांक या डेट क्या है, तारीख क्या है, फिर प्रेषक भेजने वाला कौन है, और इसके बाद प्रेषिती या प्रेषित जिसको हमें भेजना है वो कौन है। उसके बाद हमारी जो विषय वस्तु है वो इसमें आ जाएगी कि हमारा विषय क्या है। तो ये एक तालिका के साथ होता है ताकि बहुत आसानी से इसको पढ़ा जा सके। जो भी हमारा मुख्य विषय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्र होते हैं, तो उन पत्रों को क्रमानुसार इसमें अंकित कर दिया जाता है ताकि हमें उन विषयों के बारे में पता चल सके कि कौन सी तारीख को पत्र आया था, उसमें भेजने वाला कौन था, किसको भेजा गया था और उसमें मुख्य विषय क्या था। तो ये तालिका संक्षेपण इसको कहते हैं, जो एक तालिका के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है स्वतः पूर्ण संक्षेपण। देखिए, जो स्वतः पूर्ण संक्षेपण है ये कहाँ होता है? विभागों से जो मंत्री परिषद के सामने चर्चा और निर्णय के लिए मामले आते हैं, उनके लिए ये संक्षेपण तैयार किया जाता है। अलग अलग विभाग होते हैं, उनसे मंत्रियों की जो परिषद बैठती है उसके सामने चर्चा के लिए इस प्रकार के विषय आते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संक्षेपण में विषय से संबंधित जो भी बातें रहती है, चाहे वो तर्क और तथ्य हैं, घटनाएं हैं, पत्राचार है, उन सब का उल्लेख स्वतः पूर्ण संक्षेपण में किया जाता है। यहाँ पर विषय से जुड़े हुए जो तथ्य और विभाग के प्रस्ताव हैं, यानी विषय है उसके आंकड़े या उसमें जो विशेष मुद्दे हैं उसके, और इसके साथ साथ उससे संबंधित जो विभाग है उस विभाग ने उसके बारे में क्या कहा, ये भी उसमें संकलित किया जाता है या उस प्रस्ताव को उसमें शामिल किया जाता है। यदि किसी भी विषय पर दोनों की, भेजने वाले की और विभाग की, दोनों की सहमति नहीं होती या दोनों के निर्णय अलग अलग होते हैं, तब भी उनको मंत्रालय आदि के पास उनको लेकर लाया जाता है ताकि उसका उचित निर्णय किया जा सके। वास्तव में देखा जाए तो जो स्वतः पूर्ण संक्षेपण है ये एक प्रकार से मामलों के निपटान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो ताकि जल्दी से इनका निपटान किया जा सके। ये विभाग और मंत्रालय के मध्य में इस प्रकार का संक्षेपण किया जाता है। तो ये हमारे संक्षेपण के प्रकार थे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हैं। इसके बाद आता है संक्षेपण के नियम। देखिए, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, खासकर कार्यालय के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में, तो उस कार्य के कुछ नियम होते हैं।
तो जो संक्षेपण है उसके भी कुछ नियम है। जैसे संक्षेपण में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो संक्षेप हम करने वाले हैं वो मूल से लगभग 1/3 होना चाहिए। जिस चीज़ का हम संक्षेप करने वाले हैं वो मूल से, यानी वो जो मूल विषय है उससे 1/3 उसका होना चाहिए। संक्षेपण में मूल का सार होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य प्रमुख बिंदु हैं उनका भी समावेश ज़रूरी हो जाता है। यानी संक्षेपण करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मूल सार नहीं छोड़ना चाहिए, या मूल उसका जो तथ्य है उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर तीसरा जो हमारा है, संक्षेपण की भाषा सहज, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये भाषा सहज सरल नहीं होगी, कठिन भाषा होगी, तो सामने वाला जिसके पास हम ये भेज रहे हैं वो इस संक्षेपण को पढ़कर इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमें सरल, सहज और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर जो है, संक्षेपण में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ होगा उसको समझने में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि हम बताना कुछ चाहते हैं और अगला समझ उसे कुछ और जाए। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनके 2 अर्थ निकलते हैं। फिर आता है, संक्षेपण में मूल का स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जो मूल उद्देश्य है या मूल अवतरण है उसका ना ही तो स्पष्टीकरण देना है वहाँ पर, ना ही उसकी व्याख्या करनी है। संक्षेपण में तर्कों, तथ्यों का क्रम भी रखना चाहिए। जब हम संक्षेपण का प्रारूप तैयार करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें तर्क किस प्रकार के हैं और उन तथ्यों को किस क्रम में संक्षेपण में लगाना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और वो वैसे ही होगा जैसे कि मूल में उनको लिखा गया है, क्रमानुसार। फिर आता है, संक्षेपण में भाषा अन्य पुरुष की होनी चाहिए। अर्थात प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष नहीं, अन्य पुरुष की भाषा का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। इसमें, संक्षेपण में। तो ये संक्षेपण के कुछ नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इन नियमों के आधार पर ही संक्षेपण प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण विषय था, संक्षेपण। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।